दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर पिछले 4-5 दिनों से तुर्की से जुड़ी ये खबर जरूर देख रहे होंगे कि जिसमें बार बार ये बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तुर्की अब बहुत जल्द ही एक एग्रीमेंट को तोड़ने जा रहा है। एक ऐसा बड़ा और अहम एग्रीमेंट के जो आज से लगभग 90 से 100 साल पहले किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की इस एग्रीमेंट को तोड़ने की पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने तुर्की ऐसा कुछ करने के लिए बिल्कुल बेबस था। यहाँ तक कि जब 1-2 साल पहले ही इस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश की गई तो रजब तैयब उर्दगान को अपने ही देश की अपोजिशन से कड़ा विरोध सहना पड़ा था। बल्कि वहाँ की अपोजिशन की तरफ से वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि रजब तैयब उर्दगान को ऐसा करने पर धमकी तक दे दी गई थी और ऐसा करने की सूरत में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये एग्रीमेंट यानी कि ये मुआहिदा है क्या? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है और इसको तोड़ने से तुर्की को आखिर क्या फायदा होने वाला है? क्या वजह है कि तुर्की की तरफ से इस एग्रीमेंट यानी कि इस मुआहिदे को तोड़े जाने वाली खबर ने न सिर्फ दुनिया के बहुत सारे देशों के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि बहुत सारे देशों को हैरान और परेशान भी कर दिया है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इस एग्रीमेंट से जुड़े लगभग सारे ही सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लें इस एग्रीमेंट की यानी कि इस मुआहिदे की, तो इस एग्रीमेंट का नाम मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसे कि हम ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हमारी दुनिया में मुस्लिम इतिहास की एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत यानी कि सल्तनत उस्मानिया भी खत्म हो गई थी। उसकी जगह पर सिर्फ छोटा सा तुर्की ही रह गया था और तुर्की को भी उस दौरान की बड़ी बड़ी ताकतों ने बहुत सारी बंदिशों में यानी कि एग्रीमेंट्स में बांध दिया था। उसी में से एक मुआहिदे का नाम मॉन्ट्रेक्स मुआहिदा यानी कि मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट था। दोस्तों, ये मुआहिदा दरअसल 20 जुलाई 1936 को साइन किया गया था और ये मुआहिदा तुर्की के आसपास जो इम्पोर्टेंट समुद्री इलाका है उससे जुड़े हुए सारे कानूनों को तय करता है। इस एग्रीमेंट की अहमियत को जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि तुर्की जिस जगह पर मौजूद है यानी उसकी जो लोकेशन है वो दरअसल दुनिया की सबसे कीमती जगहों में से एक जगह मानी जाती है। वजह साफ है क्योंकि तुर्की एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है कि जो लोकेशन एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ती है, यानी कि तुर्की एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए एक पुल का काम करता है। इसलिए जब भी दुनिया के ज्यादातर देश ट्रेड करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं तो उनको तुर्की के लोकेशन का मोहताज होना ही पड़ता है। जमीन की तरह ये तुर्की का जो समुद्री एरिया है वो भी दुनिया के व्यापार में एक बड़ा रोल अदा करता है। बिजनेस से रिलेटेड दुनिया के ज्यादातर जहाज तुर्की के इस्तांबुल शहर के नीचे से ही होकर गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस नक्शे को देखिए, एक साइड में दुनिया का वो समुद्र नजर आ रहा है यानी कि जिसको ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है और जो रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, तुर्की और इन जैसे बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है। तो दूसरी तरफ आप लोगों को हमारी दुनिया का एक बड़ा समुद्री एरिया यानी कि मेडिटेरियन सी भी नजर आ रहा है और यही वो कीमती यानी कि इम्पोर्टेंट एरिया है जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में मौजूद है। मगर दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अगर आप लोगों को अपने जहाजों के जरिए ब्लैक सी की तरफ से मेडिटेरियन सी की तरफ आना है तो आपको सी ऑफ मरमरा से होकर गुजरना ही पड़ेगा और यही वो खास समुद्री एरिया है कि जो तुर्की के अंदर ही पड़ता है, बल्कि ये कहिए कि ये समुद्री एरिया इस्तांबुल शहर में ही पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एरिया में आप वैसे ही आ जा नहीं सकते हैं, बल्कि तुर्की ने दोनों तरफ से गेट बना रखे हैं जिनको स्ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लैक सी से अगर आप सी ऑफ मरमरा में दाखिल होंगे तो तब भी आपको एक स्ट्रेट को पार करना होगा और इसी तरह से जब आप सी ऑफ मरमरा से यानी कि तुर्की के समुद्र से निकलेंगे तो तब भी आपको एक स्ट्रेट को पार करना होगा जिसको डार्डेनेल्स के नाम से जाना जाता है और जिस स्ट्रेट के बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी यानी कि जो ब्लैक सी की तरफ पड़ता है उसे बॉस्फोरस के नाम से जाना जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब 1936 में यह एग्रीमेंट किया गया था तो इसमें यह कहा गया था कि ये जो समुद्री एरिया है इस पर मालिकाना हक तो तुर्की का ही होगा, मगर जो जहाज बिजनेस पर्पज से रिलेटेड निकलेंगे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से आजाद होंगे। उन पर तुर्की किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं लगा पाएगा, साथ ही साथ उनसे कोई वसूली वगैरह यानी कि उनसे कोई टैक्स वगैरह भी नहीं ले सकेगा, यानी कि वो पूरी तरह से आजाद होंगे। जाहिर है दोस्तों, जिस देश के पास इतना अहम और इम्पोर्टेंट समुद्री एरिया मौजूद हो वो हर साल करोड़ों डॉलर कमा सकता है, मगर इसके बावजूद भी इस एग्रीमेंट की वजह से पिछले 90-100 साल से तुर्की का हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था।
مگر اب آخرکار ترکی اس ایگریمنٹ کو پوری طرح سے توڑنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ دوستو الیکشن ہونے سے پہلے ہی یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ اگر اس الیکشن میں رجب طیب اردگان کی واپسی ہوتی ہے تو وہ کوئی دوسرا فیصلہ لیں یا نہ لیں مگر اس ایگریمنٹ کو ضرور توڑیں گے، اور شاید اب یہ چیز بالکل پوری طرح سے صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فی الحال اب ترکی کی طرف سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ استنبول کے سمندری ایریا سے اب جو بھی جہاز سامان لے کر گزرے گا اس سے ٹیکس ضرور لیا جائے گا۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس لگ بھگ $5 پرتی ٹن کے حساب سے لیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر جولائی کے مہینے میں اس پالیسی کو ریویو کیا جائے گا، اور اگر محسوس ہوگا کہ ٹیکس اور بڑھایا جانا چاہیے تو ہر جولائی کے مہینے میں بڑھایا جایا کرے گا۔ فی الحال ترکی کے ماہرین یہ مان رہے ہیں کہ اگر اس ایگریمنٹ کو توڑا جائے گا تو ترکی کے خزانے میں لگ بھگ $900 ملین کی رقم آئے گی، جو ترکی کی ڈوبتی ہوئی اکنومی کو سہارا دینے میں بڑا کردار ادا کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کی مدد سے اس ایگریمنٹ کے بارے میں سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔